जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में किया गया है। आइए अब हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद का जो ट्रिक है वो है पकानी कोका द्वयोदशम। इसको आप हमारे साथ 2 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम। अब देखो इसमें जो ट्रिक है, इसके एक एक वर्ड के लिए एक अनुच्छेद निर्धारित किया गया है। देखो जैसे पा है तो पा के लिए अनुच्छेद 52 है, वैसे का के लिए 53 है, वैसे 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो इन सभी वर्ड एक एक वर्ड के लिए एक अनुच्छेद निर्धारित किया गया है। जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, तो देखो पा यहाँ से निकाल लिया गया है और पा फार होता है पद। ठीक, तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लाया गया है, ब्रिटेन की महारानी से कॉपी किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का चर्चा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर की चर्चा है। देखो इसमें 2 तरह के पावर निकल कर आते हैं। एक होता है वास्तविक पावर, यानी कि रियल पावर किसके पास है, तो रियल पावर जो होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, यानी कि पीएम के पास होता है। जबकि औपचारिक यानी कि ऑफिशियल पावर, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल पावर जो होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास। देखो ये औपचारिक यानी कि ऑफिशियल पावर इनके पास कैसे होता है। देखो हमारे देश में बहुत सारा काम होता है, जैसे किसी बिल को पारित करना हो, किसी को ट्रांसफर होना करना है, या फिर कुछ भी काम करना है, उस पर जो साइन होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। तो ये औपचारिक पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 54 को, यानी कि इसमें अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की चर्चा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव कैसे होता है। देखो यहाँ से वर्ड नी निकाल लिया गया है। ठीक, तो नी फॉर निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन कैसे होता है राष्ट्रपति का। अब इसको हम समझते हैं। पहले नंबर पर तो इनका चुनाव कौन करवाता है, तो निर्वाचक आयोग कराता है, निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। इलेक्शन कमीशन इसका चुनाव कराता है, किसका, राष्ट्रपति का। लेकिन इसमें वोट कौन डालते हैं, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ये तो चुनाव को करवाता है, लेकिन इसमें चुनाव में वोट जो डालते हैं वो होते हैं निर्वाचक मंडल, यानी कि इलेक्टोरल कमेटी। यही लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। जबकि वोटिंग कराता कौन है, तो निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। अब हम समझते हैं कि इलेक्टोरल जो कमेटी है इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। देखो देश के लिए होता है संसद भवन, जिसमें बैठता है एमपी। ठीक है, कौन बैठते हैं, एमपी लोग। और राज्य के लिए होता है विधानमंडल, जिसमें बैठते हैं एमएलए और एमएलसी। एमएलए बैठते हैं विधानसभा में और एमएलसी बैठते हैं विधान परिषद में। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या चीज होता है। देखो जो संसद भवन होता है इसमें बैठते हैं एमपी। तो संसद भवन में 2 कमरे हैं, एक कमरे का नाम है लोकसभा और दूसरे कमरे का नाम है राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीट है, यानी कि 545 लोग बैठते हैं, और राज्यसभा में 245 सीट है। अब देखो इस 545 सीट में से 243 लोग ही वोट डालते हैं। क्यों, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। क्या होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन जो वोट नहीं डालते हैं। इसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी कि चुन देते हैं कि आप भी इसमें बैठिए। अब ये एंग्लो इंडियन क्या है और इसको राष्ट्रपति क्यों चुनते हैं। देखो एंग्लो इंडियन क्या होता है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे ऊपर यूरोप वालों ने कब्जा कर लिया था। उसमें से फ्रांस था, ब्रिटेन था, स्वीडिश कंपनियां थी, डच थे, पुर्तगाल वाले थे। तो ये सभी यहीं पर आकर भारत पे कब्जा कर लिए। जब यहाँ पर कब्जा कर लिए थे तो भारी मात्रा में यहाँ भारतीय महिलाओं से ये जो यूरोप वाले थे ये शादी कर लिए थे। तो जब शादी कर लिए तो इनके जब बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा हुआ यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वो लोग चले गए और उनका बच्चा और उनकी पत्नी यहीं पर रह गई। तो उन्हीं के जो बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो उनको तो उतना वैल्यू देंगे नहीं, ना ही उनको वोट डाल के जीत पाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने एक नियम बनाया कि ये जो एंग्लो इंडियन है ये अपना प्रतिनिधित्व करें, अपने बारे में विकास करें। इसलिए राष्ट्रपति खुद से 2 एंग्लो इंडियन को चुन के लोकसभा में भेज देते हैं। तो ये 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं इसीलिए।
अब देखो राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन वोट जो डालते हैं वो 233 लोग ही वोट डालते हैं, 12 लोग नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ये 12 लोग कहाँ से आते हैं? तो 12 लोग जैसे कला के क्षेत्र में हो गए, संस्कृति के क्षेत्र में हो गए, और वो मतलब समाज सुधार में अच्छे हो, वैज्ञानिक मतलब विज्ञान के क्षेत्र में उनका अच्छा योगदान हो, तो ऐसे लोगों को 12 लोगों को इसमें राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं। अब देखो ये 12 लोग और प्लस 2 एंग्लो इंडियन को चुनाव में भाग क्यों नहीं लेने दिया जाता है? देखो राष्ट्रपति जो है वही इन दोनों को चुनते हैं और इन दो राज्यसभा और लोकसभा में भेज देते हैं। तो अगली बार जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए उठेंगे तो ये जो 12 2 प्लस 14 लोग हैं, ये तो उन्हीं को वोट देंगे ना, क्योंकि उन्हीं वही चुने हैं। तो बाकी जो उम्मीदवार हैं उनको तो दिक्कत होगा, पश्चाताप होगा, इसीलिए इन 14 लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि विधानमंडल से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। विधानमंडल में 2 कमरे हैं, एक का नाम है विधानसभा, एक का नाम है विधान परिषद। विधानसभा में एमएलए बैठते हैं और विधान परिषद में एमएलसी बैठते हैं। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा वाले ही भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि हर एक राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, इसलिए विधानसभा ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, क्योंकि हर एक राज्य में विधानसभा है। अब देखो यूटी भी तीन यूटी हैं जिसमें विधानसभा है, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यूटी में है एक दिल्ली, जम्मू कश्मीर और एक है पांडिचेरी, यहाँ पर विधानसभा है, तो ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब इतने लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि वोट डालते हैं। तीसरा कंडीशन है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। ये इनडायरेक्ट कैसे होता है इसको समझते हैं। देखो पब्लिक यानी कि हम लोग किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं। देखो ये सांसद है, ये संसद है, ठीक? तो सांसद को चुनते हैं, यानी कि एमपी को चुनते हैं। और यही सांसद, देखो यही तो सांसद हैं, और ये एमएलए, तो सांसद और एमएलए जो एमएलए हैं उनको तो हम ही लोग चुनते हैं, वही जाके राष्ट्रपति को चुन देते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट इनका चुनाव हुआ, जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनी है, ठीक? आप देखो चौथा कंडीशन है, इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल एंड प्रीफरेबल वोट होता है। एकल संक्रमणीय यानी कि अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। देखो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये अनुपातिक प्रणाली द्वारा वोट कैसे होता है। देखो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग खड़े हुए हैं, और वो मान लो एक व्यक्ति ए है, एक बी है और एक सी है, तो ये 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। तो अब इसमें से एमपी और एमएलए लोग वोट डालने जाएंगे। देखो ऐसा हम लोग कैसे वोट डालने जाते हैं, जैसे हम लोग वोट डालने गए, किसी एक व्यक्ति को वोट डाल के चले जाते हैं कि हमने इनको वोट दे दिया। लेकिन अनुपातिक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, आपको जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन सब को वोट डालना पड़ेगा, बल्कि ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पहले नंबर पर इस व्यक्ति को देखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर इस व्यक्ति को देखना चाहते हैं, और तीसरे नंबर पर इस व्यक्ति को देखना चाहते हैं। इसको और अच्छे से हम समझते हैं। देखो 3 उम्मीदवार हैं, ए बी सी, ठीक? अब कोई व्यक्ति आया, वो आया कहा कि देखो ए को हम तीसरे नंबर पर चुनेंगे और बी को हम पहले नंबर पर चुनेंगे, ये अच्छा काम करेंगे, ये मेरे निगाह में अच्छे हैं, उस व्यक्ति के निगाह में है, और हम सी को दूसरे नंबर पर रखेंगे। अब वैसे ही दूसरा व्यक्ति है, वो कहा कि नहीं, हम ए को दूसरे नंबर पर रखेंगे, बी को पहले नंबर पर रखेंगे और सी को तीसरे नंबर पर रखेंगे, यानी कि उस व्यक्ति को तीनों लोगों को वोट देना ही देना है। तो वैसे ही तीसरा व्यक्ति है, वो ए को 3 दिया, 2 दिए, 1 दिए, तो ऐसे ऐसे वोट पड़ गया। अब मान लो जब वोट पड़ गया तो अब इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो इनको देखा जाएगा कि इसमें से इनको ए को जितने वोट मिले हैं, ये इनको कितने लोग पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। तो इसमें से केवल एक व्यक्ति ही इनको पहले नंबर पर रखना चाहता है, तो वो एक आ गए। उसके बाद बी को 2 लोग एक यानी कि पहले स्थान पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 लोग
इनको पहले स्थान पर देखना चाहते हैं कि यही राष्ट्रपति बने। तो जब ये दो लोग इसको चाहते हैं, इसको एक ही लोग चाहते हैं, तो ये तो खत्म हो गया, यानी कि ये चुनाव से बाहर हो गया। उसके बाद सी को भी देखेंगे तो सी को भी दो लोग पसंद कर लिए हैं कि नहीं भैया इनको राष्ट्रपति बनना चाहिए पहले, यानी कि प्राथमिकता इनको दिया है दो लोगों ने। और बी को भी दो लोगों ने दिया है, तो बी और सी दोनों तो बराबर हो गए। अब किसको भाई राष्ट्रपति बनाया जाएगा? तो देखो भैया, इसे कहेंगे प्रथम चरण, इसे प्रथम चरण का मतदान कहते हैं। तो प्रथम चरण के मतदान में बी और सी बराबर वोट पाए हैं, यानी कि बराबर हैं। अब कराया जाएगा द्वितीय चरण का मतदान। अब द्वितीय चरण का मतलब क्या है कि कितने लोग हैं जो इनको दूसरे नंबर पर देखना चाहते हैं। तो देखो बी को दूसरे नंबर पर केवल दो लोग चाहते हैं। देखो बी को दो लोग चाहते हैं कि दूसरे नंबर पर, यानी कि पहला नंबर में तो ये प्रथम चरण में तो दोनों बराबर हो गए। तो दूसरे चरण में देखेंगे कि कितने लोग, दो लोग ऐसे हैं कि मतलब कितने लोग इनको दो नंबर पर रखना चाहते हैं। तो बी को तो दो लोग रखना चाहते हैं, लेकिन सी को केवल एक ही लोग दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं। तो इस स्थिति में द्वितीय चरण के मतदान में सी हार जाएगा और बी क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। अब बी को क्या बना दिया जाएगा? राष्ट्रपति। द्वितीय चरण में बीबी गिरी थे जो राष्ट्रपति बने थे। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रपति को 5 लाख और 6 लाख वोट कैसे मिल जाता है, इस बात को समझते हैं। देखो राज्य में होता है विधानमंडल, यही विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनाती है। विधानमंडल में 2 कमरे होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालती है, इसलिए इसको हम साइड कर देते हैं। विधान सभा जो है वो 28 राज्यों में है और 3 यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी विधानसभा है। अब देखो एक एमएलए का वोट कैसे निकलता है। देखो विधानसभा में एमएलए ही बैठते हैं और विधान परिषद में एमएलसी बैठते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल एमएलए ही भाग लेते हैं। तो एक एमएलए का वोट कैसे निकलता है, इस बात को हम समझते हैं। देखो एक एमएलए का वोट निकालने के लिए, जैसे जिस राज्य का निकाल रहे हैं, तो उस राज्य की टोटल जनसंख्या बटे टोटल एमएलए, यानी कि टोटल एमएलए की संख्या कितना है, तो टोटल राज्य की कुल जनसंख्या बटे टोटल एमएलए गुणे 1/1000 कर देंगे, तो एक एमएलए का वोट निकल के आता है। देखो हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो जैसे यूपी में अगर हम 22 करोड़ जनसंख्या मान के चलें, तो टोटल जनसंख्या हो गई 22 करोड़। 22 करोड़ बटे टोटल एमएलए वहां पर कितने हैं, तो 403 है। तो 22 करोड़ बटा 403 गुणे 1/1000 करके अगर हम हल करेंगे तो एक एमएलए का वोट आता है 208। तो एक एमएलए का वोट जब 208 है, तो ऐसे ऐसे कितने एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में? 403। तो गुणा कर देंगे, आ जाएगा 83,824। तो ये केवल एक राज्य का हुआ। अब देखो जैसे जिस राज्य में जनसंख्या कम है, तो वहां के एक एमएलए के वोट की वैल्यू कम रहेगी, और यूपी में जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ के एमएलए के वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है, तो वहां के एक एमएलए का जो वैल्यू, वोट का वैल्यू होता है वो 7 होता है, और टोटल एमएलए की संख्या वहां 32 है। तो गुणा कर देंगे 224 ही वोट निकल कर आता है सिक्किम से। तो ऐसे ऐसे एमएलए की संख्या तो भारत में सभी राज्यों में है, 28 राज्यों में भी है और 3 यूटी में भी है। तो टोटल जो एमएलए हैं वो 4033 एमएलए हैं। कितने हैं? 4033। इन 4033 एमएलए के मतलब सभी का वोट जो होता है, यानी कि टोटल एमएलए का वोट जो होता है वो होता है 5,43,231। कितना होता है? 5,43,231। ये राज्य से निकल कर आया है इतना वोट। अब हम समझते हैं कि देश से कितने वोट निकलते हैं, यानी कि एमपी लोग कितना वोट इनका वैल्यू बनता है। देखो देश जो होता है, देश में होता है संसद, यही देश के लिए कानून बनाती है। अब संसद में 2 कमरे होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में 543 लोग ही वोट डालते हैं, 2 एंग्लो इंडियन नहीं डालते हैं, ये पीछे बता दिया था। और राज्यसभा में 233 लोग ही वोट देते हैं, 12 मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से। अब देखो जो यहाँ इन दोनों में एमपी बैठते हैं, ठीक।
तो एक एमपी का जो वोट होता है वो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सूत्र है टोटल एमएलए का वोट। तो टोटल एमएलए का वोट कितना है 5,43,231। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,43,231 बटा टोटल एमपी। तो टोटल एमपी देखो 543 233 मिलाएंगे तो 776 एमपी निकल कर आते हैं। तो इसको अगर हल करेंगे तो एक एमपी का वोट जो होता है वो 700 निकल कर आता है। तो 700 गुणा में 776 कर देंगे तो टोटल एमपी का वोट निकल आता है 5,43,200। तो ये देश से निकल कर आता है। देश से कितना वोट निकल कर आया 5,43,200। जबकि राज्य से कितना निकल कर आया 5,43,231। तो राज्य में 31 लोग ज्यादा हैं। तो भाई राज्य तो बहुत बड़ा है ना, तो सोचो तो पूरा राज्य मिलके मतलब पूरे देश जो एमपी यानी सांसद हैं उनके बराबर है। अरे 31 वोट ही तो इधर उधर है। अब देखो ये तो देश से निकल कर आया, ये राज्य से निकल कर आया। अब टोटल वोट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये भी भाग लेंगे और ये भी भाग लेंगे। तो टोटल वोट यानी कि टोटल वोट एमपी प्लस एमएलए दोनों को मिलाकर, एमपी कितने थे 776, एमएलए कितने थे 4,033, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4,809 वोट निकल यानी कि 4,809 लोग आते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 4,809 लोग वोट डालते हैं। जबकि इनकी वैल्यू कितनी होती है 10,86,431। तो इतना वोट राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ता है। कितना 10,86,431 वोट पड़ता है। तभी तो राष्ट्रपति को 5 लाख और 6 लाख वोट मिल जाता है, वो बहुमत से जीत जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।